हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज क्या करने जा रहे हैं? आज का वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी को पता है कि क्लास 10th में आजकल हम कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, चाहे कोर्स ए हो चाहे कोर्स बी हो। तो अब हम करा रहे हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न। ये वर्णनात्मक प्रश्न अभी हम कोर्स ए के करा रहे हैं, इनके कंप्लीट होते ही आपके कोर्स बी के, जो कोर्स बी के स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम कोर्स बी के क्वेश्चंस, तो वो भी लेके आएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम देखिए दोनों को ही हम लेकर चल रहे हैं ताकि दोनों क्लासेस अपनी प्रिपरेशन कर सकें, है ना। अब इस साल आपका बोर्ड है, इसलिए प्रिपरेशन एट अ टाइम करने से अच्छा है कि पहले से टाइम टू टाइम कर लें। समय धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है। अक्टूबर के अब नवंबर आ चुका है आपके पास में, आप देख रहे हैं। अब मान लीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 15 फेब से, मतलब कि 3.5 मंथ आपके पास बचा हुआ है। तो पूरी तरीके से अपनी कमर कस लीजिए, फटाफट प्रिपरेशन करिए। सारे क्वेश्चंस कराने के बाद मैं जल्द ही आपके सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज भी लेकर आऊँगी, तो उनके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है। तो प्रिपरेशन जितनी अच्छी जल्दी पहले हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने MIQs पे, यानी कि आपके वर्णनात्मक प्रश्न। MIQs मतलब हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं ये अभी तक आप देख रहे हैं कि हमने जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए तो हमारी एक बुक से आ रहे थे, हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारी दूसरी बुक है हमारी कौन सी? शतज भाग, जो क्या कहते हैं, सॉरी, पहली बुक का काव्यखंड हम लोग कर चुके हैं, गद्य खंड पर आ गए। क्षितिज भाग 2 के अब हम गद्य खंड को शुरू कर रहे हैं। तो करीबन 6 अध्याय थे जिन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने अभी तक अपनी क्षितिज बुक में, जो काव्यखंड के रूप में थे। अब हम आ गए हैं अपने गद्य खंड में। गद्य खंड का पहला और बुक का 7वां अध्याय है हमारा नेताजी का चश्मा। आज हम इसके करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। क्षितिज बुक से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न लघु उत्तरीय के रूप में आएंगे, उसमें मेंशन तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आपके पास वर्ड लिमिट्स दी रहेगी जो कि रहेगी 25 to 30 वर्ड्स, और उसके लिए आपको नंबर मिल रहे हैं 2। तो इन 3 चीज़ों को हमें ध्यान रखिएगा। अगर कहीं आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसका मतलब आपको 25 से 30 शब्द लिखने हैं। अगर वहाँ पर लघु उत्तरीय लिखा हुआ है, वर्ड लिमिट नहीं है, तो भी आपको 25 to 30 वर्ड्स ही देना है। तो ये 3 चीज़ें एक ही होती हैं, लघु उत्तरीय हो या 25 से 30 शब्द हो या 2 नंबर का आपको आंसर हो, ये मतलब यही चीज़ है। ठीक है, तो आपको मेन कितना करना है, 25 से 30 शब्दों के बीच इसका आंसर देना है, लेकिन प्रिपेयर इसको कीजिए ज़्यादा वर्ड्स में। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि 30 वर्ड्स है तो हम 30 वर्ड्स तक ही इसको कर लेंगे, काम खत्म, ऐसा कुछ मत करिएगा। थोड़ा ज़्यादा वर्ड्स लीजिए। मतलब 40 वर्ड्स तक लमसम, मिनिमम 40 वर्ड्स तो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, और रही बात, हम यहाँ पर इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम हर चैप्टर के पिछले कुछ सालों में पीछे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मतलब 5-6 सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेते हैं, और साथ ही साथ हम कुछ नए क्वेश्चंस भी मर्ज कर देते हैं। तो इससे आप एग्ज़ाम के पैटर्न को तो समझते हैं ही, साथ ही आप वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि जो आपके चैप्टर से ही आते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपकी राय पूछी जाती है। तो दोनों तरह के प्रश्न हैं, इनको हम करते हैं। तो करीबन 25 क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर से बता रही हूँ, क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की बुक है हमारी क्षितिज भाग 2, उसके गद्य खंड का पहला मगर बुक का 7वां अध्याय है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, इसका हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसकी, वैसे तो हम इस चैप्टर को डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, डीपीपी सॉल्यूशन करा चुकी हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा चुकी हूँ, लेकिन तब भी मैं एक बार इस स्टोरी को थोड़ा सा आपको समराइज वे में बता देती हूँ, ताकि हम क्वेश्चंस जो है इसके आसानी से कर सकें। एक कस्बा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसकी चौराहे पे नेताजी की एक मूर्ति लगाई गई है जो संगमरमर की है, जिसे हम बस्ट कहते हैं। पूरी फुल मूर्ति नहीं होकर वेस्ट साइड तक की मूर्ति है जिसे बस्ट कहा जाता है। अब इस मूर्ति में सब कुछ अच्छा है, नेताजी ने जो है वर्दी पहनी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे वो वर्दी पहनते थे सब कुछ है, लेकिन उनका चश्मा जो है वो मिसिंग है, उन्होंने चश्मा नहीं पहना है। अब एक हालदार साहब है जो किसी कंपनी के काम से हर 15 दिन से उस कस्बे से गुजरते हैं, तो उन्होंने एक जब उस वहाँ से गुजरे तो उन्होंने
चौराहे पर रुके, पान खाया, तो वहाँ पर उन्होंने उस मूर्ति को देखा और उस मूर्ति में उन्हें बड़ा ही अच्छी चीज़ दिखी। उस मूर्ति पे चश्मा नहीं था जैसे कि नेताजी लगाते हैं, आप देख रहे हैं गोल फ्रेम का रहता है, पतला सा चश्मा रहता है, वैसा चश्मा न लगाकर उन्होंने एक रियल चश्मा लगाया होता, मोटे फ्रेम का काला चश्मा लगाया था। तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। फिर 15 दिन वहाँ से निकलते हैं, 15 दिन बाद तो फिर वो देखते हैं कि अरे फिर इस बार चश्मा बदल गया। फिर वो पान खा के वहाँ से पान वाले से पूछते हैं कि भाई ये बार बार चश्मा कौन बदलता है, कैसे बदलता है? तो पान वाला बताता है कि भाई ये कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो इस चश्मे को बदल देता है। अब हवलदार साहब पूछते हैं कौन है? तो फिर वो इशारा करके बताता है, वो आ रहा है पीछे से, लंगड़ा सा, मरियल, दुबला पतला, हाथ में डंडा लिया जो है, और एकदम वो, उसका नाम कैप्टन था, वो चश्मे बेचता था फेरी लगा के, तो वही नेताजी को चश्मा पहना दिया करता था। फिर एक बार यहाँ से गुजरे तो देखा कि भाई मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है, दुकानें सारी बंद हैं। तो हवलदार साहब को पता नहीं चला कि क्या रीज़न है। फिर दोबारा गुजरे तो नेताजी की मूर्ति पे चश्मा तो नहीं था, लेकिन दुकानें खुली थी। वो वहाँ पर रुके, पूछा तो पता चला वो चश्मा लगाने वाला कैप्टन जो है वो मर गया। भाई हवलदार साहब बहुत दुखी हो जाते हैं, तब भी दुखी होकर वहाँ से चले जाते। फिर ऐसे करते करते 2 महीने वो वहाँ से गुजरते रहे, नेताजी की मूर्ति को देखते। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं देखेंगे, उनकी मूर्ति जो है बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने ड्राइवर से कह दिया कि भाई आज हम पान भी नहीं खाएंगे और सीधे ले चलो, जल्दी है। तो लेकिन आदतन अनुसार जैसे ही चौराहे पर आए, उनकी ध्यान जो है वो मूर्ति पर चले गया और उन्होंने मूर्ति को देखते हुए भी ड्राइवर को चिल्लाए कि गाड़ी रोको। गाड़ी उसने बेचारे ने रोकी रोकी, उससे पहले चलती गाड़ी से ही हवलदार साहब जीप से बाहर और तेज कदमों से जाके मूर्ति के सामने खड़े हो गए और मूर्ति को देखने लगे। बहुत इमोशनल थे क्योंकि उस दिन मूर्ति ने चश्मा लगाया हुआ था, लेकिन सरकंडे का चश्मा था। सरकंडे यानी कि बच्चे, जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं सरकंडे से खेलते हैं, उसी से बच्चों ने एक चश्मा बनाया और वो नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया। इस बात को देखकर जो है हमारे हवलदार साहब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि बच्चों के अंदर अभी देशभक्ति की भावना बाकी है। तो ये पूरी अगर हम चैप्टर को समराइज करके देखें तो यहाँ पर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत, चाहे कैप्टन हो, चाहे वो बच्चे हों या हवलदार साहब की भावना हो, इन सभी को दिखाया गया है। तो ये हमारी छोटी सी समरी थी, इसकी हमने देख ली। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। करीबन 25 प्रश्न हमारे सामने आए हैं। पहला प्रश्न है, कहानी के आधार पर पानवाले के चरित्र पर प्रकाश डालिए। पानवाला जो है थोड़ा हंसमुख स्वभाव का, मोटा सा एक व्यक्ति है जो हर बात को में अब मजाक करना उसकी एक आदत है, ठीक है। लेकिन वो भावनात्मक भी है, संवेदनशील भी है, क्योंकि जहाँ एक तरफ वो कैप्टन का मजाक उड़ाता है, वहीं कैप्टन के मर जाने से वो अब रोने भी लगता है, उदास भी हो जाता है, ये भी दिखाया गया है। इस तरह का वो व्यक्ति है। तो देखिए क्या है, कहानी में दिखाया गया कि पानवाला एक बातूनी व्यक्ति है। वह अत्यधिक मोटा है, बात करते समय हंसते समय उसकी तोंद हिलती है। अब मोटा व्यक्ति है तो तोंद निकली है, जब हंसेगा तो उसकी वो तोंद हिलती है। उसकी बातों में व्यंग्य व हंसी के साथ यथार्थ भी रहता है, यानी कि जो हंसी और व्यंग्य है उसमें वो वास्तविकता को बहुत ही साधारण तरीके से व्यक्त कर देता है। जैसे जहाँ पर बात हुई ना कि हवलदार साहब को पता चला कि भाई कैप्टन है जो है एक व्यक्ति है जो चश्मे बदलता है, तो हवलदार साहब ने सीधे सीधे पान वाले से पूछ लिया क्या वो कोई फौजी है या क्या कहते हैं सुभाष चंद्र जी फौज का जो कोई रिटायर्ड सिपाही है, कोई ऐसा है। तो इसमें बड़े हंसते हुए कहता है ना, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है पागल। तो यहाँ पर उसने ये बात यथार्थ में एकदम सामने रख दी कि वो व्यक्ति लंगड़ा है, वो फौज में जाने के लायक नहीं है। तो हंसते हंसते वो वास्तविकता को सामने रखता था, मतलब मजाक उड़ाते उड़ाते। कहीं कहीं देशभक्तों के प्रति अनादर का भाव भी बात में कह देता था। जैसे ये बात है, अब कैप्टन जो है वो एक देशभक्त व्यक्ति था क्योंकि वो नेताजी को चश्मा लगाता था, तो कहीं ना कहीं पान वाला जो है उसका मजाक उड़ाता है। ये बात वो बातों बातों में बोल देता है, किंतु इतना कुछ होते हुए भी वह संवेदनशील व्यक्ति है। मतलब इतना सब होते हुए, क्योंकि जब कैप्टन की मृत्यु होती है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। कैप्टन की मृत्यु से उसे गहरा दुख है, कैप्टन के मरने पर उसकी देशभक्ति का एहसास होता है।
फिर उसे ये चीज़ एहसास होता है कि नहीं, वो व्यक्ति वाकई में अपने आप में काफ़ी अच्छा देशभक्त था। तो यहाँ पर उसको हँसमुख दिखाया गया है, मोटा दिखाया गया है, हँसी मजाक करने वाला दिखाया गया है, साथ ही बातूनी व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ साथ वो संवेदनशील, जहाँ वो देशभक्तों का अपमान कर रहा है वहीं उसके अंदर वो संवेदनाएं भी जगती हैं, देर से जगती हैं मगर जगती हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कोई नकारात्मक मनुष्य चश्मे बदलने की घटना पर कैसी प्रतिक्रिया कर सकता था। अब जैसे हालदार साहब तो पॉजिटिव सोच रहे थे कि चलो भाई, हाल नेताजी को जो है तकलीफ नहीं हो रही। अगर जैसे कुछ लोग हैं हर चीज़ में निगेटिविटी लेकर आते हैं कि कुछ भी हो उसमें निगेटिव पॉइंट को भर देते हैं, चाहे जितनी जो उसको पॉजिटिव किया जाए। तो यहाँ पर अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति देखता तो वो कहीं ना कहीं इस बात को बतंगड़ बना देता कि नेताजी का मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो इस तरह के चश्मे पहनते हैं, ये देशभक्ति का अपमान है, देशभक्त का अपमान है, ना जाने वो कितनी कितनी तरह की बातें करता है ना। तो देखिए क्या है, कोई नकारात्मक मनुष्य नेताजी के चश्मे बदलने को मजाक कह सकता है। वह मजाक कहता है, भाई सीधी सी बात है कि भाई नेताजी सिर्फ सिंपल एक तरीका चश्मा पहनते थे, अब उन्हें आप तरह तरह का चश्मा पहनाओगे तो निगेटिव व्यक्ति तो सीधे उसमें चीजें कटाक्ष कर देगा कि भाई ये तो तुम गलत कर रहे हो, तुम उनका ये अपमान कर रहे हो, उनके देशभक्त का अपमान कर रहे हो, इस तरीके से वो कहेगा। वह चश्मे कैप्टन वाले को पागल कह सकता है। एक आध नकारात्मक मनुष्य उसे नेताजी के अपमान में गालियां भी दे सकते हैं। अब कैप्टन को भाई इस चीज का साथ, क्योंकि कैप्टन अगर वो चश्मे बदल रहा था तो सीधे सीधे कैप्टन को ही इस सारी नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है ना, और उस पर मुकदमा भी दर्ज कर सकता था। उसे कैप्टन की देशभक्ति नहीं दिखाई देती। वो ये नहीं देखते कि भाई उनकी मूर्ति पे चश्मा ना होने से अच्छा है ये देखा कि कैप्टन के पास जो चश्मा अवेलेबल था उसने वो चश्मा लगा दिया। उसकी देशभक्ति नहीं दिखाई देती, बल्कि उसमें वो छीटाकशी करने पे बाज नहीं आते, उसका मजाक दिखाई देगा। कोई अफलातून ऐसा भी हो सकता है जो ये कहे कि कैप्टन सुभाष की मूर्ति पर चश्मे लगाकर अपने चश्मों का विज्ञापन करता है। ऐसी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण ही कहलाएगी। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई वो अपने चश्मों को प्रमोट करने के लिए, कि लोग उसके चश्मों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, उसको प्रॉफिट हो, इसके लिए वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निगेटिव माइंडसेट से सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है आजकल। आजकल आप देखेंगे ऐसे लोग ट्रेंड में हैं जो किसी भी अच्छे काम में निगेटिव चीज़ निकाल ही लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हालदार साहब की आंखें भर आने का क्या कारण रहा होगा। अपने विचार प्रकट कीजिए। अब ये कहानी के एकदम एंड में आ जाइए। एंड में क्या आइए, हालदार साहब जब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखते हैं तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कैप्टन के मर जाने के बाद जहां मूर्ति, सुभाष जी की मूर्ति जो है बगैर चश्मे की थी, तो वो इस चीज को लेकर बहुत निराश थे कि अब ऐसा कोई देशभक्त बचा नहीं ये जो नेताजी की इस परेशानी को समझ सकते और उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा सकते। लेकिन जिस दिन वो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखते हैं उस दिन उनकी निराशा आशा में बदल जाती है कि नहीं, अभी हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर देशभक्तों के लिए वो आदर सम्मान सब कुछ बकाया है। तो इस बात से वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो देखिए क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आंखों पर बच्चों के हाथों से बने सरकंडे के छोटे से चश्मे को देखकर हालदार साहब के मन में आया निराशा का भाव आशा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कुछ दिन तो उन्होंने बगैर चश्मे के देखा तो वो कहीं निराश हो गए थे कि शायद अब हमारे यहाँ कोई इतना देशभक्त बचा नहीं जो नेताजी की मूर्ति की इस कमी को पूरा कर सकता। लेकिन जैसे ही सरकंडे की चश्मे को देखा तो उनकी वो निराशा आशा में बदल गई। उनके मन में यह विश्वास उत्पन्न हो गया कि हमारी भावी पीढ़ी के हृदय में भी देशभक्ति की भावना सुरक्षित है, यानी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके दिल में अभी ये भावना बची हुई है। वे अपने देश के भविष्य के बारे में जो चिंता प्रकट कर रहे थे उससे उन्हें मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार उनके अंतर का आहाद मतलब अंदर की जो वेदना थी वो आंसू के रूप में आंखों के से छलक आई और उनकी आंखें भर आई। तो उस चीज को लेकर वो बहुत खुश हुए
कि अरे भाई अच्छी बात है कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को समझ रही है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना है, तो ये भाव जो है वो आंखों के ज़रिए आंसू के रूप में बाहर आ गया। प्रश्न संख्या 4 है, उनकी आंखें जब मूर्ति की ओर उठी तो वहां उन्हें क्या परिवर्तन नजर आया, उसे देखकर उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब क्या था, कैप्टन के मर जाने के बाद मूर्ति बगैर चश्मे की थी। करीबन 2 महीने तक वो उस जगह से गुजरते रहे। पहले मतलब सॉरी, पहले आप यहाँ से ऐसे देखिए, मैं बताती हूँ, जब कैप्टन था तो कैप्टन उस मूर्ति पे चश्मा लगाता रहता था। जब उन्हें ये पता चला उसके बाद वो 2 महीने वहां से गुजरते रहे, उन्होंने मूर्ति पे तरह तरह के वो चश्मे देखते रहे, बहुत खुश होते थे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उन्होंने ये देखा कि मूर्ति पे चश्मा लगना बंद हो गया। जब उन्होंने इस बारे में पता चला तो ये रीजन हुआ कि कैप्टन मर गया, तो उसके मर जाने के बाद अब मूर्ति पे कोई भी चश्मा नहीं लग रहा था और सुभाष चंद्र की मूर्ति कहीं ना कहीं अधूरी लग रही थी। तो इस बात से वो बहुत निराश हो गए थे कि अब हमारे देश में कोई मतलब कोई देशभक्त नहीं बचा जो सुभाष जी की मूर्ति में ये कमी को पूरा कर पाता जैसे कैप्टन कर रहा था। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो उनको कहीं ना कहीं मूर्ति वो बहुत अखरने लगी थी बगैर चश्मे की। तो अब एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, अब हर 15 दिन उन्हें उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब उनकी आदत हो चुकी थी वहां रुक के पान खाने की। अब उस दिन जब वहां से गुजरे, जिस दिन वो बहुत निराश थे, उन्होंने कहा कि भाई आज मैं मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं, ठीक है, सीधे निकल जाएंगे। तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि आज हम पान खाने के लिए नहीं रुकेंगे, हमारे पास बहुत काम है, सीधे जो है अब तुम जो है गाड़ी ले चलो, रोकना मत चौराहे पे। तो ड्राइवर तो एज इट इज स्पीड से लेकर निकल रहा था। अब भाई हवलदार साहब की आदत, अपनी आदतन अनुसार उन्होंने मूर्ति की तरफ देख लिया, क्योंकि वही इतने सालों से उनकी आदत लगी हुई थी मूर्ति की तरफ देखने की। तो उन्होंने वो मूर्ति की तरफ देखा, और देखा तो क्या देखा, जो मूर्ति आज तक अभी तक बगैर चश्मे के दिखाई दे रही थी, मूर्ति पर बच्चों द्वारा बनाया गया सरकंडे का एक चश्मा लगा था। ये देखते ही वो इतना एक्साइटेड हुए कि इन्होंने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला। ड्राइवर जब तक गाड़ी रोकता, उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक की इतनी तेज आवाज कि चारों तरफ के लोग उस गाड़ी की तरफ देखने लगे। और जब तक गाड़ी रुकती उससे पहले ही हवलदार साहब जीप से कूदकर गाड़ी के बाहर आ गए और तेज कदमों से चलते हुए मूर्ति के सामने जाकर खड़े हुए, और खड़े होकर वो मूर्ति की तरफ देखने लगे और उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, है ना। यही सब हुआ था। तो चलिए देखिए क्या है। उनकी आंखें जब मूर्ति की ओर उठी तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर बिना चश्मे के नहीं, बल्कि उन पर आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, जैसे बच्चे बना लेते हैं। उसे देखकर उन्होंने जीप रुकवाई और जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति के पास पहुंचे और ठीक सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए। उनकी आंखें भर आई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो ये चीज सोच ही नहीं सकते थे कि अब मूर्ति पे चश्मा हो भी पाएगा। तो जब उन्होंने चश्मा देखा वो सरकंडे का बना हुआ, तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल यानी कि भावुक हो गए थे। प्रश्न संख्या 5 है, कस्बे में घुसने से पहले हवलदार साहब के मन में क्या ख्याल आया और क्यों? उन्होंने ये ख्याल आया कि भाई मूर्ति तो बगैर चश्मे की है और ऐसी मूर्ति देखने से अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि आज मैं मूर्ति को नहीं देखूंगा। ड्राइवर से बोल दिया कि गाड़ी को चौराहे पे मत रोकना, पान कहीं आगे जाकर खा लेंगे, आज मुझे बहुत सारा काम है। ये चीज उन्होंने कही थी। अब ये उन्होंने क्यों कही थी? क्योंकि मूर्ति वो पिछले कुछ टाइम से बगैर चश्मे के देख रहे थे, तो ऐसी मूर्ति वो देखना नहीं चाहते थे। कस्बे में घुसने से पहले उनके मन में ये ख्याल आया कि कस्बे की सबसे महत्वपूर्ण जगह पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति विराजमान होगी, परंतु सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। यानी कि मूर्ति तो उसी जगह होगी पर उस पर चश्मा नहीं होगा। उसके ऐसा सोचने के कारण यह था कि मूर्ति बनाने वाला ड्राइंग मास्टर उस मूर्ति में चश्मा बनाना भूल गया और मूर्ति की आंखों पे चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर गया। अतः वह मूर्ति की आंखों पर चश्मा होने की कोई संभावना नहीं थी। तो उन्होंने इसीलिए डिसाइड किया कि वो अब मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे और ना ही चौराहे पर पान खाने के लिए रुकेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, हवलदार साहब किस बात के बारे में बार बार सोच रहे थे? उनके ऐसा सोचने में किस प्रकार का भाव निहित था? अब हवलदार साहब किस बारे में सोच रहे थे?
जाहिर सी बात है मूर्ति पे चश्मा नहीं था। तो इस बारे में कि भाई इस वो कौम जो इन लोगों पर हंसती है, यानी कि अब जैसे जो लोग देशभक्ति दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों पर बहुत सारी दुनिया हंसती है कि नहीं, बहुत सारे लोग हंसते हैं। जैसे कैप्टन है, कैप्टन अब भाई हर व्यक्ति को देशभक्ति दिखाने का अपना अपना तरीका होता है। अब जब ये अपने अपने तरीके से अपनी देशभक्ति दिखाते हैं तो बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि कई लोग गार्डन में देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत जगह कूड़ा इकट्ठा होता है तो वो लोग कूड़ा उठा के डस्टबिन में डालते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको देखकर हंसते हैं। वो अपने तरीके से अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से बॉर्डर पे लड़ने वाले लोग जो अपना सब कुछ चीजें छोड़कर इवन अपनी जिंदगी की भी दांव लगाकर बॉर्डर पे लड़ने चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों पे जो लोग हंसते हैं, जैसे पान वाले सरीके लोग हंसते हैं, ऐसे लोग क्या होंगे, ये अपने आप को आगे आने वाले समय में फिर से कहीं ना कहीं गुलाम कर लेंगे ना। तो इस बात को लेकर हालदार साहब कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचते हैं। देखिए, हालदार साहब बार बार इस बात के बारे में सोच रहे थे कि जो कौम अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों की मजाक उड़ाती है। अब यहाँ पर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी कौन होम करते हैं? हमारे देश के सिपाही अपनी घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, जवानी की सारे सुख छोड़कर जिंदगी को दांव पे लगाकर बॉर्डर पे लड़ने के लिए चले जाते हैं। और उन पर हंस कौन रहे हैं? जो देशभक्ति का दावी नहीं जानते हैं, है ना। उनका भविष्य क्या होगा, यानी कि वो लोग अपने देश के बारे में क्या कर सकते हैं, क्या सोचेंगे। अर्थात जहां देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता हो और नैतिकता को त्याग कर स्वार्थ और अवसरवादिता अपनाने को आदर्श माना जाता हो, यानी कि देशभक्ति जो है वो मजाक है, हमें इस चीज का अवसर मिला, इस चीज का लाभ उठा लो, सब कुछ कर लो, अपना फायदा नफा नुकसान देख लो, देश जाए बाहर में, कुछ मतलब नहीं। उस देश व जाति का भविष्य अंधकार में होगा। जो लोग अपने स्वार्थवश काम करते हैं, देश को आगे नहीं रखते, ये जरूर न जरूर आगे चलकर अंधकार के गर्त में जाएंगे। हालदार साहब के ऐसा सोचने में विक्षोभ व हार्दिक पीड़ा थी। तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग अपने देश को जाति धर्म के नाम पर बांटकर अपना फायदा उठाना चाहते हैं। इनमें नेता सर्वोपरि हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो देश के लिए क्या अच्छा है वो लोग ये नहीं सोचते। वो लोग अपने धर्म, अपनी जाति को सर्वोपरि रख कर चुनाव लड़ते हैं। खासतौर आजकल ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको ये देखना है कि क्या चीज हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। हम खाली आज के लिए नहीं जी रहे, क्योंकि आज का हमारा दिया गया वोट या कोई भी फैसला हमारे देश के लिए होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। आप ये मत देखो कि हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, इस चीज पर आपको काम नहीं करना। आपको ये देखना है कि क्या चीज हमारे भविष्य के लिए अच्छी है, कौन हमारे भविष्य के लिए काम अच्छा कर रहा है, उस हिसाब से आपको सारे काम करने हैं। और इसी की पीड़ा की वानगी हम इस चैप्टर में हालदार साहब की चिंता के रूप में देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, हालदार साहब चौराहे पर क्यों नहीं रुकना चाहते थे? क्योंकि मूर्ति वही होगी, सब कुछ एज इट इज होगा, लेकिन उस मूर्ति में चश्मा नहीं होगा। और ऐसी चश्मा विहीन मूर्ति देखना जो है हालदार साहब को कहीं ना कहीं अखर रहा था, इसीलिए वो मूर्ति की तरफ देखना नहीं चाहते थे। हालदार साहब चौराहे पर इसलिए नहीं रुकना चाहते थे क्योंकि वहां लगी नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति की आंखों पर उन्हें चश्मा नहीं मिलेगा। यानी कि उन्हें पता था कि मूर्ति तो वही होगी, लेकिन उस मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर गया और मोतीलाल जी यानी कि उस मूर्तिकार ने चश्मा लगाना भूल गया। तो मूर्ति तो है मगर चश्मा नहीं है, और उन्हें इस बात का दुख पहुंचता, उन्हें बहुत इस बात की तकलीफ होती। वहां लोगों के अंदर से समाप्त होती जा रही देशभक्ति की भावना का विचार उनके मन में आ जाता। फिर उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन नहीं था, मान लीजिए कैप्टन की मृत्यु हो गई, तो उसको देखते हुए कोई व्यक्ति के अंदर तो ये सीख आती कि वो नेताजी की मूर्ति पे चश्मा लगा देता, किसी के अंदर तो ये बात होती ना। लेकिन यहाँ पर अब वैसे लोग भी नहीं थे कि वो मूर्ति के पर चश्मा लगा पाते। हाँ, तो एक ये दुख न रोष भी उनके अंदर था।
साथ ही देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कैप्टन के मर जाने का जख्म भी एक बार फिर से हरा हो जाता। तो जो व्यक्ति एक ऐसा देशभक्त व्यक्ति था, जो उस चश्मा विहीन मूर्ति पे चश्मा लगा रहा था, वो देशभक्त व्यक्ति भी नहीं, तो उसके मर जाने का दर्द भी कहीं ना कहीं अखर जाता। कहते हैं ना, जो व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं तो उनकी अच्छाई याद करने जब हम करते हैं तो उनके चले जाने का दुख कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो वही चीज यहां पर है कि उनका दुख वो बढ़ गया हो। प्रश्न संख्या 8 है, हालदार साहब कैप्टन के बारे में क्या पूछना चाहते थे और वे किस कारण अपना सवाल नहीं पूछ सके। अब देखिए, हालदार साहब क्या है, जब वहां हर 15 दिन पे गुजरते थे तो वो देखते थे कि मूर्ति पर से चश्मा बदल जाता है, हर बार चश्मा बदल रहा है। तो वो बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो पूछना चाहते हैं कि भाई ये चश्मा कौन बदल रहा है। तो अब वहां पर तो वो पान वाला बैठा था, तो अब वो पान वाले से ही पूछते हैं कि भाई ये मूर्ति का चश्मा कैसे बदलता है। तो अब वो क्या, पान वाला तो बता देता है कि भाई इस मूर्ति पे चश्मा बदलने का काम जो है वो एक व्यक्ति है कैप्टन जो करता है। अब जैसे ही कैप्टन शब्द नाम आता है तो हालदार साहब के दिमाग में एक उस व्यक्ति को लेकर एक जो है फिगर बनता है, एक पर्सन बनते हैं कि भाई ये व्यक्ति या तो फौज में काम करने, फौज का रिटायर्ड सिपाही होगा, या नेताजी सुभाष चंद्र की फौज का कोई सिपाही होगा, जो नेताजी की इस मूर्ति पर चश्मा ना होने की कमी उसे खलती होगी, इसलिए वो बना देता है। अब इसके साथ ही साथ उनके दिमाग में एक फिगर आया, ठीक है, उनके दिमाग में एक ये फिगर आया, भाई हष्ट पुष्ट सब कुछ होगा। तो उन्होंने अपनी इस एक चीज को, जो उन्होंने अपने दिमाग में आया कि जो कैप्टन है वो फौज का रिटायर्ड सिपाही है, या वो नेताजी की जो सेना है उसका सिपाही है, ये सारी चीजें वो पान वाले से पूछना चाहते थे। तो जैसे ही वो पान वाले से पूछने हुए, तब तक पान वाले ने दूसरा पान अपने मुंह में डाल लिया था, और एक तरीके से वो अब हालदार साहब से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, ये बात उसने दिखा दी थी। इसलिए हालदार साहब आगे कैप्टन के बारे में नहीं जान पाए थे। हालदार साहब कैप्टन के बारे में पूछना चाहते थे कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते हैं, तथा उसका वास्तविक नाम कैप्टन ही है या कुछ और है। वे ये प्रश्न इसलिए पूछ सके क्योंकि पान वाले ने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। अब वो पूछना चाहते थे भाई कैप्टन कौन है, कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते हैं। तो उनके मन में जो विचार आए उसे भी वो क्लियर करना चाहते थे, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका ड्राइवर भी जल्दी जाने के लिए व्यग्र हो रहा था और हालदार साहब को भी काम था। तो कई चीजें थी भाई, वो पूछना चाहते थे तो पान वाले ने एक तरीके से दूसरा पान मुंह में डाल लिया, तो ये दिखा दिया कि भाई अब मैं आगे बात नहीं करना चाहता हूँ। उधर उनका ड्राइवर जल्दी मचा रहा था, साहब जल्दी चलिए, और दूसरा हालदार साहब को भी काम था। तो ये सारे कारण मिलकर जो है वो कैप्टन के बारे में वो जान नहीं पाए थे। प्रश्न संख्या 9 है, हालदार साहब कैप्टन के बारे में क्या पूछना चाहते थे और वे किस कारण से अपना सवाल नहीं पूछ सके। तो यहां पर देखिए क्या है, हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन अपने हाथ में एक छोटी सी संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए गली से निकला। क्योंकि भाई पान वाले ने इशारा कर दिया कि भाई वो रहा कैप्टन गली से निकल रहा है। उसने जैसे ही उन्होंने देखा, अब उनके दिमाग में तो पूरा क्या था, एक हष्ट पुष्ट फौजी आदमी दिमाग में बना था। अब उन्होंने जैसे ही कैप्टन को देखा, वो एक बूढ़ा सा और मरियल दुबला पतला सा लंगड़ा व्यक्ति था, और चश्मे बेचने वाला, फेरी लगाने वाला, उसके पास उसकी खुद की भी दुकान नहीं थी। जब उन्होंने ये चीज देखी तो वो चौंक गए। फिर और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। उसे इस दशा में देखकर हालदार साहब को पता चला कि कैप्टन के पास कोई दुकान नहीं है, बल्कि वह चश्मा बेचने के लिए गलियों में फेरी लगाता है। तो अब यहाँ पर हालदार साहब क्या पूछना चाहते थे कि भाई आखिर ये व्यक्ति है कौन और इसको लोग कैप्टन कहते क्यों हैं, ये चीज वो पूछना चाहते थे, जो कि पूछना रह गया। ठीक है, कैप्टन देखने में कैसा था, उसने अपने हाथों में क्या ले रखा था, कैप्टन कैसा था देखने में, ठीक है, क्या था देखिए यहाँ पर सीधे सीधे। कैप्टन देखने में एक बूढ़ा मरियल सा, बूढ़ा मतलब क्या हो गया, एज कम ज्यादा थी उसकी,
दूसरी चीज मरियल मतलब दुबला पतला, खूब दुबला पतला था। वह लंगड़ा भी था, यानी कि उसका एक पैर नहीं था, बैसाखी के सहारे चलता था। आप लोगों ने अपनी बुक में जो है इसकी एक फोटो भी देखी होगी, वो देखना। तो उसने क्या है ना, एक बैसाखी भी लगा रखी थी और सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा था। तो सर पे क्या थी, गांधी टोपी, गांधी जी की टोपी आपने देखी ना, उस तरह की टोपी थी और आंखों पर एक काला चश्मा लगा रखा था। अब चूंकि वो चश्मा बेचता था तो खुद भी लगाता था। उसने अपने एक हाथ में एक छोटी सी संदूकड़ी ले रखी थी, छोटी सी, जो बक्सा टाइप का होता है जिसे हम सूटकेस या कहते हैं, और दूसरे हाथ में एक बांस लिख रखा था जिसमें बहुत सारे चश्मे टंगे थे। एक हाथ उसका संदूक थी और एक हाथ में वो उसने बांस ले रखा था, उस पे एक तख्ती लगी थी और उस तख्ती में जो है बहुत सारे चश्मे लगे थे। अगर आपको बढ़िया सा देखना तो आपकी बुक का पिक्चर देखना, उसमें ये सारी चीजें लगी हुई हैं। प्रश्न संख्या 11 है, नेताजी की मूर्ति की आंखों पर लगा चश्मा बार बार क्यों बदल जाता था? अब बताइए क्यों बदलता था उनकी आंखों पर लगा चश्मा? क्योंकि कैप्टन बदलता था। अब क्यों बदलता था भाई? देखिए, जब वो मूर्ति बनी तो उसको बनाने का काम वहां के स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को दिया गया। अब मोतीलाल जी ने 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात करी। पटक देने यानी कि 1 महीने के अंदर मूर्ति बनाकर खत्म कर देने का काम उन्होंने कहा। अब उसने 1 महीने के अंदर मूर्ति बना दी, लेकिन जल्दबाजी में वो मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया। क्या हुआ, नेताजी की मूर्ति बनाई तो अब नेताजी की मूर्ति का जो मेन अट्रैक्शन उनका चश्मा है वो भूल गया। अब मूर्ति जो है वहां चौराहे पर स्थापित भी कर दी गई, लेकिन वो बगैर चश्मे की थी। तो वहां का जो चश्मा बेचने वाला कैप्टन था उसे कहीं ना कहीं जो नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के बहुत अखरती थी, बहुत बुरा लगता था। तो वो एक देशभक्त व्यक्ति था, तो उसके पास भाई जितने हमारे पास जितने रिसोर्सेज होते हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो वो चूंकि चश्मा बेचता था, उसने कहा ठीक है, नेताजी को देखने में तकलीफ हो रही होगी तो मैं अपने पास से एक चश्मा लगा देता हूँ। तो वो हर बार जो उसके पास चश्मा अवेलेबल होता वो लगा देता। अब क्या होता कि मान लीजिए उसने एक चश्मा लगाया, कोई ग्राहक आया उसके पास चश्मे लेने, उसने बोला नहीं मुझे वो चश्मा चाहिए, तो वो नेताजी से माफी मांगते हुए चश्मे को उतार के उस व्यक्ति को दे देता और उस जगह वो दूसरा चश्मा लगा देता। इसलिए नेताजी की मूर्ति से बार बार चश्मा बदल जाता था। कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मे का फ्रेम लगा देता था, परंतु जब किसी ग्राहक को मूर्ति पे लगे हुए चश्मे के जैसे फ्रेम की आवश्यकता होती तो कैप्टन मूर्ति पे लगे फ्रेम को नेताजी से क्षमा मांगते हुए उतार कर ग्राहक को दे देता। भाई वो मांगता क्षमा कि ठीक है मुझे माफ कर दीजिए, और वो उतार कर उनको दे देता और बाद में नेताजी की मूर्ति की आंखों पर नया फ्रेम लगा देता। ठीक है, तो इस तरीके से मूर्ति पे बार बार चश्मा बदल जाया करता था। प्रश्न संख्या 12 है, सेनानी या फौजी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अब ये सबसे बड़ी बात है। वो व्यक्ति जो ना कि सेनानी था, ना ही किसी तरीके से किसी फौज में था, तब भी लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, सेनानी या फौजी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसका मन देशभक्ति से ओतप्रोत था। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे बहुत सारे लोगों जैसे कुछ लोगों का प्रोफेशन होता है, ठीक है, जैसे मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, लेकिन कुछ लोग टीचिंग ना करते हुए भी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सिखाते हैं, समझाते हैं। मेरा काम है, मेरा ये प्रोफेशन है, तो मेरे अंदर वो चीज़ है। ठीक है, उसी तरह फौजियों का या सिपाहियों का ये प्रोफेशन होता है कि भाई वो काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं जिनके अंदर देशभक्ति की भावना होती है, तो ऐसे लोगों को जो है समाज के लोग एक नया नाम रख देते हैं। उसी तरह उसका नाम क्या रख दिया गया था? कैप्टन। ठीक है, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित था। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा के कारण वह उनका अधिक सम्मान करता था। भाई नेताजी ने तो बहुत काम किया हमारे देश के लिए, इतना लड़े, उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतनी बड़ी फौज खड़ी करी, सब कुछ किया है ना, तो हमारे देश के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया। तो उनके इस काम के लिए हमें क्या, सभी को उनका सम्मान करना चाहिए और कैप्टन उनका सम्मान करता था।
बिना चश्मे की उनकी मूर्ति से उनका मन आहत होता था। और कैप्टन जब कभी भी नेताजी की मूर्ति देखता तो उनकी मूर्ति में जो कमी थी वो कहीं ना कहीं कैप्टन को बहुत परेशान करती थी। इसीलिए वह बार बार मूर्ति को चश्मा पहनाता, क्योंकि उस कमी को भरने के लिए उसके पास जो चश्मा होता था वो पहना देता था, है ना। देश समाज के प्रति व स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों का सम्मान करने के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भले वो उसने देश के लिए कोई भी सर्विसेज प्रदान नहीं की हूं, लेकिन उसके मन में जो उन देशभक्तों के लिए सम्मान था, उसके लिए लोगों ने उसका नाम कैप्टन रख दिया था। प्रश्न संख्या 13 है, हालदार साहब को हर 15वें दिन कस्बे से क्यों गुजरना पड़ता था? वे कस्बे के चौराहे पर किस लिए रुकते थे? अब हालदार साहब जो है एक कंपनी में काम करते थे, तो उस कंपनी की काम की वजह से वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो रास्ते में उन्हें ये कस्बा क्रॉस करना पड़ता था, ठीक है। रास्ते में उन्हें ये कस्बा क्रॉस करना, इसलिए उन्हें हर 15 दिन इस कस्बे में आना जाना होता था। अब वो चौराहे पर क्यों रुकते थे? वो पान खाने के लिए रुकते थे, ठीक है। वहां पर वो पान खाने के लिए रुका करते थे और फिर वहां पर वो धीरे धीरे उस मूर्ति को भी देखने लगे थे। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था, जिसके मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की 2 फुट ऊंची मूर्ति लगी हुई थी। तो समझ में आया, उस कस्बे की जिसके मुख्य बाजार पे वो संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी। वे कस्बे के चौराहे पर पान खाने के लिए रुकते थे। मेन क्या कारण होता था कि भाई वो वहां पर पान खाएंगे, इसलिए वो रुका करते थे। और साथ ही उनका ध्यान बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति पर चला जाता था, उनके आकर्षण का केंद्र थी। तो भाई मेन उनका रुकना होता था कि पान खाएंगे, फिर वो वहां पे मूर्ति देखने लगे। मूर्ति देखी तो वो बगैर चश्मे की थी, तो वो अब चश्मे के उसमें जो चश्मे बदलते रहते थे, तो वो एक उनके आकर्षण का केंद्र बन जाता था। इसलिए वो जो है वहां पर डेली डेली, अब पान भी ना खाना हो तो भी पान खाने के, उस मूर्ति के लिए पान खाने का बहाना करने के लिए वहां पर रुक जाया करते थे। प्रश्न संख्या 14 है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? जैसा कि हमने बताया कि उसके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत कूट कूट कर भरी हुई थी। भले उसने जो है किसी भी फौज में ना हो, सेना देश की स्वतंत्रता के लिए कोई भी काम ना किया हो, लेकिन वो उन लोगों को बहुत सम्मान देता था जो देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करते थे। उन लोगों को वो बहुत सम्मान देता था, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके हृदय में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों के प्रति विशिष्ट सम्मान था। जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए भाग लिया था वो उनका बहुत सम्मान करता था। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा ना होने से वह दुखी था। अब चश्मा नहीं है तो इस बात से वो बहुत दुखी रहता था। वे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर चश्मे की कमी की पूर्ति किया करता था। वो क्या करता था, उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा देता और इस तरीके से वो अपनी देशभक्ति की भावना को व्यक्त करता था। वह चश्मे बेचता था, अतः कोई ना कोई चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा देता था। बार बार मूर्ति पर नया चश्मा पहनाकर वह उनके प्रति व देश के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करता था। तो उसकी इसी देशभक्ति की भावना के कारण लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। प्रश्न संख्या 15 है, पानवाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। इस पंक्ति में किस बात की ओर संकेत किया गया है? अब ये पंक्ति क्या संकेत कर रही है? पान वाले के लिए बहुत हंसी की बात थी, वो था नेताजी की मूर्ति पे चश्मे का बदल जाना, ठीक है। बार बार जो है उनकी मूर्ति पर जो है ओरिजिनल चश्मा लग जाना, ये उसके लिए जरूर हंसी का एक कारण रहा। लेकिन
जो हमारे हालदार साहब हैं उनके लिए चकित कर देने की बात थी। पहली चीज चकित करने, एक क्वेश्चन, जैसे कोई चीज हमारे लिए अनयूजुअल होती है तो भाई ये अलग सी क्यों है, पहली रीजन। तो पहला उनको ये पता चला कि भाई उस मूर्ति पे चश्मा था ही नहीं। उसका जो अपना, जैसे कोई मूर्ति बनती है तो संगमरमर का चश्मा लगाया जाता है, तो वो मूर्ति था नहीं, पहली बात ये। दूसरी चीज ये थी कि भाई उस पर ओरिजिनल चश्मा है, तो कौन इस पर ये ओरिजिनल चश्मा लगा रहा है। तो ओरिजिनल चश्मा लगा होने की जो बात है वो पान वाले के लिए जरूर हंसी की बात रही हो, लेकिन हमारे हालदार साहब के लिए ये चकित कर देने वाली बात थी। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी ये, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। इस पंक्ति में नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति के लिए ओरिजिनल चश्मे से संबंधित बात की ओर संकेत किया गया है कि भाई उनके आंखों पर जो ओरिजिनल चश्मा लग रहा है उसके बारे में बात की गई है। नेताजी की मूर्ति पर ओरिजिनल चश्मा ना देखकर पान वाले ने जब उसके विषय में पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तब पान वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मास्टर बनाना भूल गया। अब जब हमारे हालदार साहब ने देखा कि भाई उस पे तो ओरिजिनल चश्मा नहीं लगा है, मतलब उस पे ओरिजिनल चश्मा लगा है, लेकिन जो नेताजी की मूर्ति पे चश्मा लगा होना चाहिए था वो कहाँ चला गया। तो पान वाले ने सीधे सीधे बोला कि भाई जो मूर्तिकार था वो चश्मा बनाना भूल गया। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी की आइडेंटिफिकेशन होती है कि अगर हमारे पास से ये चीज गायब हो जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें अखरती है। ठीक है, ये बात पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी कि भाई मास्टर बनाना भूल गया और मूर्ति पर ओरिजिनल चश्मा लगा हुआ है, परंतु हालदार साहब को मूर्ति पर चश्मा ना बनाने की बात हैरानी थी और उन्हें इस बात का भी दुख था कि इतने महान देशभक्त नेता की मूर्ति की पर चश्मा ना बनाने की भूल कैसे हुई। यद्यपि मूर्ति में और कोई भी कमी ना थी, यानी कि मूर्ति बनी बहुत सुंदर थी, उन्होंने जो अपनी जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो भी यूनिफॉर्म पहनी थी, सब कुछ था, लेकिन कैसे कोई इतनी अहम बात, वो भी इतने अहम व्यक्ति की भूल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्यूरियोसिटी की बात है कि कैसे मोतीलाल जी भूल गए, है ना। तो ये एक चकित और द्रवित करने वाली बात थी। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना के आधार पर बताइए। अब जो वो ओरिजिनल चश्मे लग रहे थे वो हालदार साहब ने पूछ लिया कि भाई कौन बदलता है, तो पान वाले ने बता दिया भाई कैप्टन है जो डेली चश्मा बदल देता है ये चीज। अब कैप्टन नाम आते ही हमारे जो हालदार साहब है उनके मन में किसी सेना के कैप्टन जैसी एक छवि उभरी। उनको लगा कि भाई एक हष्ट पुष्ट डिसिप्लिन बढ़िया डील डॉल वाला व्यक्ति होगा, ड्रेस पहने होगा, जो है वो किसी फौज का रिटायर्ड सिपाही होगा। तो इस तरह की एक फिगर उनके दिमाग में उभर कर आई। लेकिन ये जो उन्होंने सोचा था, जब उन्होंने कैप्टन को साक्षात देखा तो वो तो बिल्कुल उसके विपरीत था। बूढ़ा सा, दुबला पतला, लंगड़ा सा एक चश्मे बेचने वाला व्यक्ति था, है ना। तो देखिए क्या है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उसके मानस पटल पर उसका एक भिन्न ही चित्र था। भिन्न मतलब बिल्कुल अलग चित्र था। उन्हें लगता था कि वह या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी रहा होगा, ठीक है, उनकी सेना में कोई उनका साथी रहा होगा, या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही होगा, या तो उसमें कोई सिपाही रहा होगा। हमारी दृष्टि में हालदार साहब के मानस पटल पर कैप्टन का जो चित्र रहा होगा वह कुछ इस प्रकार होगा। स्वस्थ, लंबा चौड़ा, हष्टपुष्ट शरीर, फौज की वर्दी पहने सधा हुआ व्यक्तित्व। तो जैसे एक फौजी का डिसिप्लिन जो होता है वो उस तरीके से दिखता होगा। रिटायर होने के बावजूद भी उनमें जोश, उत्साह और उमंग की लहरें चेहरे पर दौड़ती नजर आती होंगी। यानी कि वो रिटायर हो गया है, बुजुर्ग हो गया है, लेकिन वो जो जोश है, जो उमंग है, वो उसके चेहरे पे साफ दिखती होगी। चश्मा बेचते हुए भी उसकी आंखों में देशभक्ति एवं सम्मान का भाव होगा। तो उसने बोला चश्मा बेचने ना, तो मतलब वो रिटायर हो चुका है, लेकिन चश्मा बेचते हुए भी उसके अंदर वो मान सम्मान,
वो डिसिप्लिन साफ दिखता होगा। ऐसा एक जो है उन्होंने अपने दिमाग में कैप्टन को बनाया होगा। प्रश्न संख्या 17 है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठकर हालदार साहब अपने देशवासियों के विषय में क्या सोच रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, हवलदार लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हालदार साहब। ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि नेताजी पाठ में पान के पैसे चुकाकर जब हालदार साहब जीप में बैठ रहे होंगे तो वो देशवासियों के विषय में क्या सोच रहे होंगे। वो लोग जो अपनों को छोड़ देते हैं, अपने घर सारी घर गृहस्थी को त्याग कर, क्योंकि भाई जो फौज में दाखिल होते हैं वो जवान ही लिए जाते हैं, यंग एज, और अपनी जान को खतरे में डालकर देश की रक्षा के लिए चले जाते हैं। ऐसे लोगों पे जो लोग हंसते हैं वो अपने भविष्य के बारे में क्या कल्पना कर रहे हैं। देखिए, ऐसे लोग जो हैं वो स्वार्थी और मौका परस्त होते हैं जो हंसते हैं। पहली चीज तो एक चीज ये होती है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि वो व्यक्ति इतना बलिदान करते हुए हमारी रक्षा के लिए वो बॉर्डर पर जा रहा है और हम उसी पर हंस रहे हैं। तो सोचिए ये कितनी गलत बात है। तो एक तरीके से आगे चल के हम अपनी ही आजादी या अपने देश को खतरे में डाल रहे हैं अपनी इस सोच के चलते। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसा ही कुछ हमारे जो हैं हालदार साहब सोच रहे होंगे। पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठते हालदार साहब अपने देशवासियों के विषय में सोच रहे थे कि देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों का लोग उपहास करते हैं। यानी कि जो अपना घर, बाल बच्चे, माता पिता सब कुछ छोड़ के जाके बॉर्डर पे जाकर, अब यहाँ तक कि अपने आप को भी जो इतने खतरे में अपनी जान को डालने के लिए वो बॉर्डर पर जा रहे हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मर्यादा का त्याग भी कर सकते हैं। यानी कि अगर उनको जरूरत पड़े अपने काम को सार्थ करने के लिए, अपने काम को निकालने के लिए, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके लिए वो देश विरुद्ध काम भी कर सकते हैं। ये चीज वो सोच रहे थे। प्रश्न संख्या 18 है, चौराहे पर लगी मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। हम लोग सभी लोग देखते हैं कि हम लोग के आसपास या हमारे शहर के जो नामी गिरामी चौराहे होते हैं उस पे ना किसी की जो है वो मूर्ति लगी रहती है। कहीं इंदिरा गांधी की है, कहीं नेहरू जी की है, कहीं पर महात्मा गांधी हैं, कहीं पर भीमराव अंबेडकर हैं, कहीं सुभाष चंद्र बोस हैं, कहीं क्या कहते हैं, आजाद चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति है। बहुत सारे लोगों की लगी होती है, अटल जी की मूर्ति है, बहुत सारे। अब ऐसी मूर्तियां जो चौराहे पर लगी होती हैं, इसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है। हम मूर्ति लगाकर उनके प्रति सम्मान तो दे देते हैं, लेकिन पूरे साल वो गंद खाती रहती है। तो सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी होती है उसकी साफ सफाई और रख रखाव डेली बेसिस पर होना चाहिए। पहली चीज ये है। और उनके आयोजन, मतलब उनकी पुण्यतिथि हो, उनकी जयंती हो, या कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो आते हैं, उस समय उन मूर्तियों के नीचे आयोजन करके उनके बारे में बखान करना चाहिए, उनके कार्यों के बारे में बताना चाहिए, जिससे सभी लोग प्रेरणा ले सकें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उत्तरदायित्व तो हमारे हैं इन मूर्तियों को लेकर। तो देखिए क्या है, अपने क्षेत्र के चौराहे पर लगी मूर्ति के प्रति हमारे तथा दूसरे लोगों के कुछ उत्तरदायित्व हैं जिनका पालन होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि इसका पालन किया जाए। सर्वप्रथम चौराहे पर लगी मूर्ति के सही रख रखाव पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमने कहा ना भाई, एक बार मूर्ति आप उसमें देखते हैं जो पक्षी बैठते रहते हैं वो बीट कर देते हैं, गंदी हो जाती है, डस्ट बैठता है, सब कुछ होता है। तो कम से कम उसकी साफ सफाई रख रखाव पर ध्यान होना चाहिए। भाई हमारे जो हैं वो देशभक्त लोग रहे हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां की हैं, तो उनकी मूर्तियों का तो इतना सम्मान हमें करना चाहिए ना।
वह मूर्ति जिस भी महापुरुष की है उसके बारे में अन्य लोगों को भी परिचित कराना चाहिए। इसीलिए उसके नीचे छोटी छोटी सभाएं या गोष्ठियां करते रहना चाहिए, जिससे हम लोगों को उनके किए गए कार्यों के बारे में खास तौर से हमारी आने वाली जनरेशन, ताकि वो उनके बारे में जान सके। समय समय पर विशिष्ट अवसरों पर उस मूर्ति के स्थापना स्थल पर विविध प्रकार के आयोजन किए जाने चाहिए, ताकि लोग उस महापुरुष के व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण कार्यों से परिचित हो सके। भाई उस व्यक्ति ने क्या क्या कार्य किए हैं इसके बारे में सभी लोग जान सके, समझ सके, उन्हें सम्मान दे तथा उस मूर्ति के सौंदर्य बोध के प्रति जागरूक रहकर उसके सौंदर्य को कायम रखें। वो भाई जैसे मैंने बताया, रख रखाव साफ सफाई अलग चीज है, अब समय के साथ चीजें थोड़ा सा खराब होती हैं तो उसका सौंदर्यीकरण करते रहें। यानी कि उस मूर्ति की तो आप देखभाल कर रहे हो, उसके आसपास जो चीजें बनी हुई हैं उसको साफ सुथरा रखें, वहां पे अच्छे फूल पौधे लगाएं, सौंदर्यीकरण करके रखें, ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, ध्यान जाए कि हाँ ये किसकी मूर्ति है, उन्होंने क्या कार्य किए हैं। ये सारी चीजें जो हैं लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित रहे। तो ये सारे उत्तरदायित्व हैं जो हमें करने चाहिए। प्रश्न संख्या 19 है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहोगे और क्यों? अब इस जगह अगर हम देखें ना तो आप सभी की राय इस जगह अलग अलग होगी। हो सकता है आपके क्षेत्र में कोई ऐसा देशभक्त व्यक्ति शहीद हुआ हो जिसने अपने देश की सेवा के लिए जान दे दी, ठीक है, तो आप उसकी मूर्ति लगा सकते हो। या आपके क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने ऐसे क्षेत्र को डेवलप करने के लिए कोई ऐसा काम किया हो कि उसकी मूर्ति लगा सकते हो। या हमारे देश के लिए जिसने बहुत, तो मतलब अब आपकी ये सोच अपनी जगह है। तो अब यहाँ पर आप सभी अपने अपने उत्तर अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। हम अपने इलाके के चौराहे पे कर्नल जगदीश शर्मा की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, ठीक है। अब मतलब हमने बताया है कि आप किस तरीके से लिखोगे। अब उस जगह आप देखना कि आप अपने इलाके में किसकी मूर्ति स्थापित करवाना चाहते हैं, जो कि इसी इलाके के निवासी थे। कर्नल जगदीश शर्मा ने कारगिल की लड़ाई में दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मतलब भाई कारगिल का युद्ध तो आप सभी को पता है, तो उस दौरान जो है युद्ध में कर्नल जगदीश शर्मा ने अपने जो है प्राणोत्सर्ग कर दिए थे। वह देश की खातिर शहीद हो गए थे। ऐसे अनगिनत योद्धाओं ने इस लड़ाई में अपने प्राण गंवाए। कारगिल के युद्ध में बहुत जन की हानि हुई थी, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो ये युद्ध था वो एक गोरिल्ला प्रवृत्ति से शुरू किया गया था, जिसे हमारे भारतीयों ने खुलकर लड़ा था। ये हम सभी जानते हैं। उनका नाम अमर तो हो गया, किंतु उनकी कोई विशिष्ट पहचान सबके सामने ना आ पाई। हम कर्नल जगदीश शर्मा की मूर्ति अपने इलाके के बीच स्थापित कर उनके व्यक्तित्व को एक नई पहचान देंगे, ताकि लोग उनको ना केवल जान सके अपितु उनकी मूर्ति के आगे नतमस्तक हो और उन्हें श्रद्धांजलि दें। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, तो ऐसा व्यक्ति तो सम्मान के काबिल है कि नहीं है। और भाई हमारे जो क्या कहते हैं देश में बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, जो है वो सांस्कृतिक त्योहार पड़ते हैं, तो उन सभी के दौरान इनको सम्मानित किया जाए, इन्हें याद किया जाए, इनके कामों को याद किया जाए, तो एक तरीके से उनके प्रति ये हमारी श्रद्धांजलि होगी। प्रश्न संख्या 20 है, क्या दिया गया है, यह क्यों कहा गया कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं उस भावना का है? पाठ नेताजी का चश्मा के आधार पर बताइए। देखिए क्या है, कोई भी काम हम जब करते हैं ना तो हमारे अंदर की भावना ज्यादा मायने रखती है, ये ध्यान रखिए। हम पूरे दिन में या बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जो कभी कभी हम बेमन से करते हैं और कभी कभी मन से करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे काम हम अपने बेमन से करते हैं, जैसे मम्मी ने कहा कि अरे भाई ये काम कर दो, फ्रिज की बॉटल्स भर के रख दो, या पानी भर दो, या ये सामान इधर से उधर कर दो, आपका मन नहीं होता, ठीक है। घर के काम अक्सर बच्चों को अच्छे नहीं लगते, मैं जानती हूँ। मम्मा ने कहा नहीं, मन नहीं है, लेकिन तब भी तुम ये सोचते हो अरे मम्मा कितना करेगी। वो एक भावना आती है, अरे मम्मा तो बेचारी पूरा दिन काम करती रहती, चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, आप एक काम कर दो। एक भावना तो ये हो गई। दूसरी भावना, अरे यार घर में रहो नहीं कि ये पूरा दिन काम बताती रहती है, ठीक है। एक भावना ये हो गई, ये इरिटेशन की भावना हो गई,
ठीक है ना। तो कोई भी काम आप किस भावना से कर रहे हो, क्योंकि याद रखना जो भावना हम मन में लेके करते हैं वो धीरे से हमारे किए गए काम में उतर आती है। तो यहाँ पर मूर्ति जो लगाई गई वो जो है वहाँ उसकी मूर्ति को लगाने की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी तरफ इशारा करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसमें। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है जिस भावना से मूर्ति का निर्माण हुआ। अब मोतीलाल जी ने वो मूर्ति बनाई, 1 महीने में बनाने के लिए बोली। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ में शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति लगाई गई थी। मूर्ति संगमरमर की थी। 2 फुट फौजी वर्दी में नेताजी सुंदर लग रहे थे। 2 फुट का मतलब क्या हुआ? बस्ट। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 फुट यानी कि वेस्ट साइड तक की इतनी मूर्ति रहती है और ये क्या कहलाती है? बस्ट कहलाती है। ठीक है, मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो याद आने लगता था। मतलब इतनी सजीव मूर्ति वो लग रही थी, इतनी सुंदर थी, सब कुछ था। वास्तव में ये नगर पालिका द्वारा सफल और सराहनीय प्रयास था, क्योंकि लोग इस तरह की मूर्ति जो नगर पालिकाओं द्वारा लगाई जाती है, लोगों के अंदर अपने इन देशभक्तों की प्रति आदर सम्मान और उनके द्वारा किए गए कामों को प्रेरणा देने के लिए ये काम किया जाता है। इन्होंने हमारे देश के लिए जो काम किया, ऐसी प्रेरणा आप भी लो और आप भी अपने देश के लिए ऐसा ही कोई काम करो। इस मूर्ति में एक ही कमी थी, नेताजी का चश्मा नहीं बनाया गया था। रियल चश्मा पहनाकर कैप्टन ने इस कमी को भी पूरा कर दिया था। वास्तव में महत्व मूर्ति के कद या रंग रूप का नहीं था, यानी कि कैसी मूर्ति बनी है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं था। उसके पीछे छिपी भावना, इस मूर्ति के माध्यम से लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना पैदा हो रही थी। बात ये थी कि मान लीजिए कि मोतीलाल जी ने बहुत ही जल्दी में मूर्ति बनाई, लेकिन वो एक देशभक्त की मूर्ति थी, ये बात थी, सही थी। तो उसके अंदर मोतीलाल जी के अंदर वो भावना थी, वो भावना थी कि हमारे देशभक्त हैं। माना एक कमी उनसे छूट गई तो वो उनका अपराध नहीं था, ये भूल से काम हुआ। ठीक है, मूर्ति लग गई, उनकी भावना क्या थी? सिंपल सी एक चीज कि भाई ये मूर्ति लोगों को प्रेरणा प्रदान कर सके, अपने उन देशभक्तों के प्रति सम्मान व्यक्त कर सके। तो ये भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है तथा नेताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान जागृत हो रहा था, वह सबसे अमूल्य और महत्वपूर्ण था। तो हमारे देश के लिए दिए गए लोगों के बलिदान को महत्वपूर्ण बताने की एक प्रयासरत जो है इस मूर्ति को बनाया गया था कि भाई इन लोगों ने जो बलिदान दिया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हमें देशभक्तों को हमेशा याद रखना है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक, प्रश्न संख्या 21 है, कैप्टन के प्रति पानवाले की व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर अपनी प्रक्रिया लिखिए। अब कैप्टन के प्रति पानवाला कहता है ना, जब हमारे लेखक बोलते हैं कैप्टन, क्या वो किसी फौज का रिटायर्ड सिपाही है तो या नेताजी का फ्रेंड है? तो कैप्टन हंसते हुए बोलता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है, पागल है। तो कैप्टन की इस तरीके से मजाक उड़ाना, उसकी देशभक्ति की भावना का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी उचित नहीं था, ये अच्छा नहीं था। उसकी वो प्रक्रिया की मतलब वो देशभक्तों के प्रति सम्मान रखने वाले लोगों के लिए एक उपहास था, एक व्यंग था। तो ये अपने आप में बहुत गलत है। कैप्टन के प्रति पानवाले ने टिप्पणी की थी, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है वो पागल। उसकी यह टिप्पणी व्यंग भाव से परिपूर्ण थी, वो एक तरीके से वो व्यंग कर रहा था कैप्टन के ऊपर और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। शारीरिक रूप से चुनौती को स्वीकार किए हुए व्यक्ति पर उड़ाया गया उपहास, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल कर रहा है, उसके बावजूद उसके अंदर जो है वो देशभक्ति की भावना है, जो सर्वदा अनुचित ही नहीं अभद्रता का भी प्रतीक है। ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार को दर्शाता है कि भाई ये बहुत ही गंदा और भद्दा काम है।
जबकि ऐसे देश प्रेमी व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार स्नेह, सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उनके प्रति स्नेह रखना चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। हम्म कैप्टन जैसे अपंग देशभक्त व्यक्ति के प्रति इस तरह का व्यंग्यात्मक कथन निंदनीय है। एक तो व्यक्ति फिजिकली डिसेबल है, उसके बाद वो एक देशभक्त है, तो उसके प्रति ऐसा जो है उपहास बिल्कुल भी अच्छा नहीं, निंदनीय, निंदा के लायक है वो पान वाला। कैप्टन देशभक्तों का प्रतीक है, उसका उपहास उड़ाना देशभक्तों के सम्मान के विरुद्ध आवाज उठाना है। संभवतः पान वाला अपने कथन की गंभीरता से अपरिचित था। तो भाई पान वाला तो चूंकि हंसमुख है, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करता है, इसलिए वो हंसी हंसी में क्या बात कह गया शायद वो खुद भी नहीं समझ पाया। सिंपल सी एक चीज हम ये कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर समझदार व्यक्ति होगा तो इस तरीके से किसी भी देशभक्त व्यक्ति का जो है अनादर नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 22 है, हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? हालदार साहब को पान वाले के द्वारा कैप्टन का उड़ाया गया मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी तक उनके दिमाग में कैप्टन की जो छवि रहती है वो एक देशभक्त व्यक्ति की है, और पान वाला ऐसे देशभक्त व्यक्ति का मजाक उड़ाए, ये बात हालदार साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हालदार साहब को पानवाले के द्वारा चश्मे बेचने वाले कैप्टन को लंगड़ा कहना अच्छा नहीं लगा। माना कि वो लंगड़ा था, लेकिन अब ये कहते सामने से उसको ऐसा कहना तो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि कैप्टन सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र है। तो इस तरीके से कैप्टन का अनादर करना उनको पसंद नहीं आया। वह अपनी छोटी सी फेरी वाली दुकान से देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। मतलब एक जो श्रद्धा का भाव है वो उसको प्रकट करता था। वह शारीरिक रूप से अपंग होते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता था। वो व्यक्ति भाई जो अपने ही जीवन के संघर्षों को कर रहा है। भाई देखिए, एक फिजिकली डिसेबल जो व्यक्ति होता है, दिव्यांग जो व्यक्ति होता है, उसे अपने ही जीवन में बहुत सारे संघर्षों को सामना करना पड़ता है, और वो उन संघर्षों को सामना करते हुए भी उसके अंदर अगर देशभक्ति की भावना, आप तो पूरी तरीके से सही हो, आप देश के लिए क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, जो कि आप एक देशभक्त और अपंग व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है ना? तो ये एक काम बहुत ही गलत किया था पान वाले ने, जो हालदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्रश्न संख्या है 23, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? अभी तक हमारे जो हालदार साहब है बहुत निराश हो चुके थे कि भाई हमारी जो आज समय की जनरेशन है वो बिल्कुल भी देशभक्ति को लेकर सीरियस नहीं है। लेकिन जब उन्होंने बच्चों द्वारा बना वो सरकंडे का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर देखा, तो उन्हें इस चीज की उम्मीद जगी कि हमारी भावी पीढ़ी, यानी आगे आने वाली जो नई पीढ़ी है, वो देशभक्तों का सम्मान करना भी जानती है और देशभक्ति जताना भी जानती है। क्योंकि बच्चों के पास जो रिसोर्सेस थे वो सरकंडे के से खेलते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम कहाँ से लाएं। उन्होंने उसी का चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब ऐसे व्यक्ति की अगर मूर्ति में कोई कमी है तो उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो बच्चों ने अपनी देशभक्ति की भावना के चलते और सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान की भावना को रखते हुए उस सरकंडे को चश्मे को लगाया। तो जो है हालदार साहब के मन में ये उम्मीद जागी, इवन ये देखकर हमें भी उम्मीद लगी कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी अपने देश और देशभक्ति की भावना को जताना जानती है, देश के लिए बलिदान किए गए उन लोगों का सम्मान करना जानती है, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को अच्छे से जानती है। बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि भले ही नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा हो, सरकंडा मतलब बहुत ही मामूली सी चीज हो गई ना, इससे यह ज्ञात होता है कि लोगों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा की भावना खत्म नहीं हुई है। यद्यपि सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे की सोच का परिणाम है, परंतु इससे यह आशा जगती है कि नई पीढ़ी के भीतर देशभक्ति की भावना जीवंत है। यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बाद तो हमारी अगली पीढ़ी है, तो उनके अंदर वो देशभक्ति की भावना अभी भी है।
और वह इस धरोहर को संभाल कर रखते हुए उनके अंदर देशभक्ति और देशभक्तों के प्रति आदर एवं सम्मान कायम है। अतः देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। यानी कि कहने का मतलब है हमारी भावी आने वाली पीढ़ी जो है वो हमारे देश के प्रति गंभीर है, उनको आगे लेकर अच्छे से चलेगी। तो वो एक उम्मीद कायम है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 24 है, नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति चौराहे पर लगाने की हड़बड़ाहट क्यों दिखाई थी? अब एक्चुअली क्या था, नगर पालिका ने जो वो मूर्ति लगाई वो बहुत हड़बड़ाहट में बनाई। कारण ये था कि उनका 5 साल का जो ड्यूरेशन, नगर पालिका जो चुनी जाती है उनके कार्यकाल का ड्यूरेशन खत्म होने वाला था, तो उन्हें इसलिए जल्द से जल्द ये मूर्ति लगानी थी, है ना। तो देखिए क्या है, कस्बे की मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति वहां की नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। मूर्ति को देखकर लगता था कि वह काफी हड़बड़ाहट में लगवाई गई है, क्योंकि भाई उसमें चश्मा मिसिंग था। इसलिए देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना होने और मूर्ति की लागत बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह के पश्चात वहां के स्थानीय कलाकार, हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनवाई गई थी। प्रशासनिक बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में इसे शीघ्रता से कम लागत में बनवाया गया। अब देखिए बात क्या है, नगर पालिका ने तो ये सोच लिया कि भाई हमारी शासनावधि खत्म होने वाली है, तो चलो एक मूर्ति लगवा देते हैं। अब इस काम को मुझको लगता है कि 6-7 महीने रह गए होंगे उनकी शासना, तो उन्होंने ये सोचा। अब उन्होंने जैसे ही ये चीज सोचा तो उन्होंने भाई अच्छे मूर्तिकारों को सोचना शुरू किया। तो भैया बड़े महंगे, वो उनके बजट के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो अब थोड़ा ऐसा कम करते हैं कि हम थोड़ा कम बजट की मूर्ति बनवाते हैं। अब इतना पैसा नहीं तो अच्छे मूर्तिकार नहीं, तो चलो लोकल ढूंढे गए, लोकल भी नहीं मिले। तो इन सभी में करते करते इनके 6-7 में 5 महीने बीत गए। अब उनके पास मात्र 1 महीना बचा। तो फिर वहीं के ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने के लिए बोल दिया, भैया 1 महीने के अंदर बनाकर काम करो, क्योंकि 1 महीने के अंदर हमारा शासनकाल खत्म होने वाला है। इसलिए मूर्ति बनाने में इतनी हड़बड़ाहट करी गई, क्योंकि भाई उसकी प्लानिंग और उसकी खोजबीन के लिए भी काफी समय बीत गया था। प्रश्न संख्या 25 है, शहरों के चौराहे पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगवाने का क्या उद्देश्य होता है? उस मूर्ति के प्रति लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? नेताजी का चश्मा पाठ की को दृष्टि में रखते हुए बताइए। अब इसमें 2 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है, शहरों के चौराहे पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि देखिए जिस भी व्यक्ति की मूर्ति लगाई जाती है वो इसलिए लगाई जाती है कि इस व्यक्ति ने जरूर ऐसा काम किया है जो लोगों को प्रेरणा प्रदान करेगा। चाहे देश के लिए किया गया हो, चाहे किसी के लिए भी किया गया हो, तो उस व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया है जो लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है। तो वो उस व्यक्ति के कामों को याद करना और दूसरों व्यक्ति ऐसा करने के लिए इनकरेज हो, ये एक उद्देश्य हो सकता है। दूसरा काम है, इनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है? हमारा अहम कर्तव्य है इन मूर्तियों का रख रखाव, साफ सफाई सब कुछ समय से करना और वहां पे कुछ गोष्ठियां करते रहना ताकि लोग उनके बारे में जानते रहें। शहरों के चौराहे पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का मुख्य उद्देश्य उस महान व्यक्तित्व से सभी को परिचित कराना है कि भाई ये भी बहुत महान है, तो उससे परिचित कराना है। उनके प्रेरक व्यक्तित्व से सभी को अनुप्रेरित करना है। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो काम किया है सभी को उससे अवगत कराना है। वह उनके द्वारा किए गए महान कार्यों द्वारा दूसरों को शिक्षा देना है। उस महान व्यक्तित्व के माध्यम से देश की संस्कृति की सुरक्षा करना तथा भावी पीढ़ी को उनके कृत्यों के माध्यम से गौरवान्वित करना है। ठीक है, तो ये एक कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये मूर्तियां लगाई जाती। और रही बात उनके कर्तव्य होने की, तो ये बात अभी इससे पहले एक क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो उनके प्रति हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए। तो ये था हमारा गद्य खंड का पहला और हमारी क्षितिज बुक का 7वां अध्याय नेताजी का चश्मा, जो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर बाल गोविंद भगत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। लेकिन तब तक उससे पहले बाल गोविंद चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है, उसे पढ़ लीजिएगा, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लीजिएगा। तो एक तरीके से आपको वो चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने में आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी।
ठीक है, तो फटाफट चैप्टर पढ़िए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे बाल गोविंद भगत के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।